नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बीपीएससी जे का मेंस हो या बीपीएससी हो या एलडीसी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीपीसीएस जिसका एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है। आरओ एआरओ का एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाला है और 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर में उसका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि जिस भी एग्ज़ाम में यदि साइंस से क्वेश्चन है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मेरे आंसर देने से पहले आप इसमें आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया गया है, आप उसको देखने से पहले आप प्रयास करें और देखें, खुद को जांचें आप कि आपसे इस 40 से 50 प्रश्न में कुल कितना प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहा है। 66 बीपीएससी के रिजल्ट के बाद बहुत सारे मित्र मेरे मायूस होंगे। अब मायूस को दूर कीजिए और मज़े से होली का मज़ा लीजिए और होली के बाद अपने आप को फिर से पुनः एक नई उत्साह, एक नई जोश, एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और 67वीं बीपीएससी में आप लग जाइए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यह जो प्रश्न उठाया गया है यह पीसीएस जे के मेंस से यह प्रश्न उठाया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और पीसीएस जे के मेंस में साइंस का एक पेपर होता है, उस पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यूपीपीसीएस में तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी में तो नहीं पूछा था, फिर आप कैसे बोलिए आप मिलेगा। बस क्वेश्चन सेम रहता है, बस पूछने का तरीका अलग है, आंसर भी आपका सेम होगा। इसलिए आप सब के लिए यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। व्यक्ति की इच्छा अनुसार अंकुचित और प्रसारित होने वाली पेशियों को डैश कहा जाता है। व्यक्ति की इच्छा अनुसार अंकुचित और प्रसारित होने वाली पेशियों को क्या कहा जाता है, इसे वो ऑप्शन दे सकता है। तो वो ऑप्शन में 4 देगा, ऐच्छिक, अनैच्छिक, संवेदी और प्रेरक। तो राइट आंसर ऐच्छिक। तो व्यक्तियों की इच्छा अनुसार अंकुचित और प्रसारित होने वाली पेशियों को डैश पेशियाँ कहा जाता है, तो ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन पेशियों में इच्छानुसार अंकुचन और प्रसारण नहीं होता उन्हें डैश पेशियाँ कहते हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। किसे? तो जिन पेशियों में इच्छानुसार अंकुचन और प्रसारण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट, अंगों की संवेदना मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली तंत्रिका को डैश कहते हैं। तो अंगों की संवेदना मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली तंत्रिका को संवेदी तंत्रिका कहते हैं। यहाँ पर तांत्रिक लिखा गया मिस्टेक से, यह गलत होगा, यहाँ पर तंत्रिका होगा। डैश तंत्रिका कहा जाता है तो संवेदी तंत्रिका कहा जाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का आदेश अंगों तक पहुँचाने वाली तंत्रिका को डैश कहते हैं। तो मस्तिष्क का आदेश अंगों तक पहुँचाने वाली तंत्रिका को प्रेरक तंत्रिका कहा जाता है। क्या कहता है? तो प्रेरक तंत्रिका कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र को डैश और डैश 2 तंत्रिका तंत्रों में विभाजित किया गया है। तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय और स्वायत्त 2 तंत्रिका तंत्रों में विभाजित किया गया। तंत्रिका तंत्र को किसमें? तो केंद्रीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के अगले भाग को डैश कहा जाता है। मस्तिष्क के अगले भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क के अगले भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को डैश कहा जाता है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग क्या कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। या अनुमस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, मेरुरज्जु के सिरे पर एक छोटी सी गांठ जैसा अंग है। मेरुरज्जु के सिरे पर एक छोटी सी गांठ जैसा अंग है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंतस्था कहा जाता है। क्या कहता है? जिसे अंतस्था कहा जाता है। मेरुरज्जु का विस्तार है जो मेरुदंड के भीतर, मेरुरज्जु डैश का विस्तार है जो मेरुदंड के भीतर 3 प्रकार की झिल्लियों में बंद रहता है। तो मेरुरज्जु मस्तिष्क का विस्तार है जो मेरुदंड के भीतर 3 प्रकार की झिल्लियों में बंद रहता है। नेक्स्ट, मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से 2 मूलों द्वारा जुड़ती है। मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से 2 मूलों द्वारा जुड़ती है। एक को डैश और दूसरे को डैश कहा जाता है। एक को पश्चमूल और दूसरे को अग्रमूल कहा जाता है। नेक्स्ट,
ग्रंथि कोशिकाओं का एक समूह है जिससे स्रावित रसायन को डैश कहा जाता है। क्या है? तो ग्रंथि कोशिकाओं का एक समूह है जिससे स्रावित रसायन को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट, जो ग्रंथि नलिका के माध्यम से अपना स्राव उड़ेलती है, जो ग्रंथि नलिका के माध्यम से अपना स्राव उड़ेलती है उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जिन ग्रंथियों को स्राव उड़ेलने के लिए नलिकाएं नहीं होती है उन्हें डैश कहा जाता है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब क्या? जो ग्रंथि नलिका के माध्यम से अपना स्राव उड़ेलती है उसे बहिस्रावी कहते हैं, और जिनके पास नलिकाएं नहीं होती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को डैश कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को आप कह सकते हैं घेंघा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को घेंघा कहा जाता है। नेक्स्ट, थायराइड को सक्रिय रखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो थायराइड को सक्रिय रखने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। घेंघा की चिकित्सा में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो घेंघा की चिकित्सा में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। डैश की गड़बड़ी से व्यक्ति सुस्त, उसकी आवाज़ धीमी, तापक्रम कम और त्वचा के नीचे की ऊतक फूलकर मोटे हो जाते हैं, इसे डैश कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह बोल रहा है कि डैश की गड़बड़ी से व्यक्ति सुस्त, उसकी आवाज़ धीमी, तापक्रम कम और त्वचा के नीचे के ऊतक फूलकर मोटे हो जाते हैं, इसे डैश कहते हैं। तो थायराइड की गड़बड़ी से, किसकी गड़बड़ी से? तो यहाँ पर थायराइड की गड़बड़ी से व्यक्ति सुस्त होता है, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, तापक्रम कम हो जाता है उसके शरीर का, त्वचा के नीचे के ऊतक फूलकर मोटे हो जाते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो इससे मिक्सोडीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मिक्सोडीमा। और किसी कारण? तो थायराइड की गड़बड़ी के कारण। नेक्स्ट, पैराथायराइड ग्रंथि रक्त में डैश की मात्रा नियंत्रित करती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। दोनों गुर्दे पर एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे डैश ग्रंथि कहा जाता है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को डैश और डैश कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को डैश और डैश कहा जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित हार्मोन को कार्टिकोस्टेरॉयड और एपिनेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को कार्टिकोस्टेरॉयड और एपिनेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, यौन ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? तो यौन ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है, अंड ग्रंथि और डिंबाशय ग्रंथि। कौन सी? अंड ग्रंथि और डिंबाशय ग्रंथि। पुरुष यौन हार्मोन का निर्माण डैश में होता है। पुरुष यौन हार्मोन का निर्माण अंड ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? अंड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट, स्त्री यौन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो स्त्री यौन हार्मोन का निर्माण डिंबाशय में होता है। डैश और डैश पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन यह दोनों हार्मोन जो है यह दोनों पुरुष हार्मोन है, जबकि एस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन यह दोनों महिला हार्मोन, मतलब क्या स्त्री का हार्मोन है। यह प्रोजेस्टेरोन को डैश हार्मोन कहा जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन को गर्भ हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब क्या? गर्भ हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, इसी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो गर्भ हार्मोन के नाम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जाना जाता है जो स्त्री में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो एंड्रोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। महिला में कौन सा? तो एस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। डैश मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। नेक्स्ट, पित्त का संचय डैश में होता है, पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट, यकृत के नीचे नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली है। यकृत के नीचे नाशपाती के आकार का एक छोटी सी थैली है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे आप कह सकते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं जिसे हम लोग? पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट,
यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का डैश करता है। यकृत जो है वह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है। नेक्स्ट, पित्त का पक्वाशय में गिरना डैश द्वारा होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना किसके कारण? तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट, पित्त में कोई डैश नहीं पाया जाता है, यह एंजाइम क्रिया को तीव्र करता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, यह एंजाइम क्रिया को तीव्र करता है। नेक्स्ट, डैश एक साथ श्वसन और उत्सर्जन दोनों कार्य करता है। फुफ्फुस एक साथ श्वसन और उत्सर्जन दोनों कार्य करता है। फुफ्फुस जो है वह एक साथ श्वसन और उत्सर्जन दोनों प्रकार का कार्य करता है। डैश जल में घुले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को छानकर रक्त से अलग करता है। तो वृक्क, गुर्दा, किडनी जो है यह। नेक्स्ट, वृक्क में रक्त में डैश की सांद्रता, वृक्क में रक्त में लवण की सांद्रता और डैश की मात्रा संतुलित बनाए रखता है, जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। वृक्क डैश दाब पर नियंत्रण करता है, वृक्क परासन दाब पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, पाचक नाल में खाद्य पदार्थों की जो डैश और डैश अभिक्रियाएं होती है उन्हें पाचन क्रिया कहते हैं। पाचक नाल में खाद्य पदार्थों की जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो यांत्रिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें पाचक क्रिया कहते हैं। डैश, लार में डैश और डैश दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में टाइलिन और माल्टोज दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, यह भी आप यहाँ से याद रखें। और लार का पीएच मान कितना होता है जब पूछिए आपसे तो क्या बताएंगे आप? तो लार का पीएच मान होता है 6.5, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमाशय की दीवार पर स्थित ग्रंथियों से तीव्र आम्लिक रस निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आम्लिक रस कहते हैं। नेक्स्ट, भोजन जब पक्वाशय में उतरता है इसमें यकृत से डैश तथा अग्नाशय से डैश और डैश आकर मिलते हैं। भोजन जब पक्वाशय में उतरता है तो इसमें यकृत से क्या निकलता है, यह पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या है? भोजन जब पक्वाशय में उतरता है तो इसमें यकृत से क्या मिल रहा है? तो इसमें यकृत से पित्त निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आकर मिलता है और इंसुलिन आकर मिलता है। क्या मिलता है? पित्त, अग्नाशयिक रस और इंसुलिन। नेक्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण डैश में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवार से निकलने वाले रस को आंत्र रस कहते हैं। नेक्स्ट, डैश में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और इरेप्सिन चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आंत्र रस में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और इरेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को डैश में परिवर्तित कर देता है। इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को डैश में परिवर्तित कर देता है। इरेप्सिन जो है वह प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, छोटी आंत को आरंभिक भाग को डैश कहा जाता है। इसकी लंबाई 12 इंच होती है। छोटी आंत के आरंभिक भाग को पक्वाशय कहा जाता है। नेक्स्ट, मुंह से मल द्वार तक भिन्न भिन्न मोटाई की 33 फीट लंबी टेढ़ी मेढ़ी नली को क्या कहा जाता है? मुंह से मल द्वार तक भिन्न भिन्न मोटाई की 33 फीट लंबी टेढ़ी मेढ़ी नली को पाचक नाल कहा जाता है। नेक्स्ट, अग्नाशय एक साथ डैश और डैश दो प्रकार ग्रंथि है। अग्नाशय एक साथ बहिस्रावी और अंतःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय से स्रावित रस को आग्नाशयिक रस कहा जाता है। नेक्स्ट, अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा सेल से, किससे? तो बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित करती है। उसके बाद कभी पूछेगा आपसे, तो इंसुलिन रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। कौन रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है? तो इंसुलिन जो है यह रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। इंसुलिन का समुचित स्राव न होने पर क्या होता है? तो इंसुलिन का समुचित स्राव न होने पर मधुमेह नामक रोग होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और मधुमेह दिवस
या डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के बीच, आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।